trained to Ulster base in Suffolk, and Colonel Bill Marshall is commander of the 48th Fighter Rangers. Are they making these? Cause of crash is unknown at this time. Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. And today, I'm joined by the. Just 1 second. There is some technical issue. Today, I'm joined by the. This one? Okay, thank you. Thank you. This technical issue is sorted. Again, welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host, Nawaz Raja Pakistani, with your weekly program, Signature Talk. And today, again, we will talk in Urdu because we have to focus on our Pakistani issues related to the Kashmir and the coronavirus as well. And today, with me in the program will be Lord Nazir Ahmed Sahab, and who will join me in the program. He already joined me in the program. Everyone know about the Lord Nazir Sahab again. मगर आज मैं थोड़ा सा लॉर्ड नज़ीर साहब को मतलब बताना चाहूँगा, जिसको देख मुझे भी बड़ा फख्र होता है और लॉर्ड नज़ीर साहब को भी बड़ा फख्र होगा इसके ऊपर. सबसे पहले तो सर वेलकम टू द प्रोग्राम सर. शुक्रिया. लॉर्ड नज़ीर साहब का आपको पता होना चाहिए कि ही इज़ द लाइफ टाइम पेयर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. And I think he was appointed at that time by the Prime Minister Tony Blair. And also he is the first Muslim member appointed in the House of Lords for life as well. And he is also listed as the most influential Muslim among 500 other from the last 5 years. And he has taken oath again on 17th of December in the House of Lords as well. And he is also longest serving Muslim member in the House of Parliament as well. So, sir, welcome to the program. It's my pleasure, or it's my the pride that I'm talking to you, sir. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, और आपका इस बात पे भी शुक्रिया कि आपने मुझे 4:40 से जो है वो लेट नहीं किया, बल्कि 4 o'clock मुझे इजाज़त दे दी कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाऊं. सर बिल्कुल. सर आज मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि पहले जो 15 से 20 मिनट्स है वो आपके साथ में कश्मीर के ऊपर बात करूंगा. जैसे कि आपको मालूम है कि मैं जब से ये 5 अगस्त 2019 से कश्मीर के आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, उस वक्त से मैं कश्मीर के ऊपर बात करता आ रहा हूँ, और हर महीने एक प्रोग्राम में कश्मीर के ऊपर करता हूँ, ताकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस मसले को भूल ना जाएं जैसे कि दूसरे मसलों को हम भूल जाते हैं. तो उसके ऊपर बात करेंगे. उसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इमरान गोहर ज्वाइन करेंगे, और ये फिर हमारा प्रोग्राम का सिलसिला 5 बजे तक चलेगा. सबसे पहले तो सर, ये जो आजकल एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई है लद्दाख के ऊपर, जो चाइना और इंडिया की झड़पें हो रही हैं, इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे कि ये कैसे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, और इसका क्या कश्मीर काज को कुछ फायदा होगा इस सिचुएशन के क्रिएट होने से, या हमारे कश्मीरी भाई फिर वही उसी सिचुएशन में रहेंगे जो पिछले 70 साल से रहते आ रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो बातें बहुत करता है. मोदी साहब वो पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं अंदर घुस के जाके मार के आऊंगा. लेकिन अभी घुसने की बात तो बड़ी दूर की है. नेपाल ने बड़ी कोशिश की,
कि वो निगोशिएशंस करें हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान जो है उनका कुछ इलाका कब्जे में रखे हुआ है जी और वो उन्होंने कोई निगोशिएशंस नहीं की और उसके बाद उनकी पार्लियामेंट ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है कि वो रकबा उनका है जी और उन्होंने अपना जो मैप है उसको चेंज कर दिया पार्लियामेंट जी के अंदर, पार्लियामेंट में। ताकि ताकि इसको कोई हुकूमत जो है उसके ऊपर प्रेशर की वजह से ये विथड्रॉ न करे। ऐसे ही हिंदुस्तान, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, ये जो सी पैक 3 चीजें जो है वो जी जी पाकिस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस पे इत्तेफाक करती हैं। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके जी ऊपर वो किसी और को बात नहीं करने देती, वो सारे के सारे इसके ऊपर मुत्तफिक है। यूनाइटेड दूसरा कश्मीर के ऊपर बिल्कुल ऐसे और ही। तीसरा सी पैक के ऊपर। जी और क्योंकि कश्मीर और सी पैक अब जो बात करने जा रहे हैं ये जुड़े हुए हैं, तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान की, उनका व्यू एक ही है। सी पैक की वजह से जो सड़क जा रही है, जो हाईवे जा रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के चाइना जा रहा है। तो हिंदुस्तान कोई तकरीबन यहाँ लद्दाख से, क्योंकि जाहिर है वो भी कश्मीर है, ये भी कश्मीर है, लद्दाख के इलाके से तकरीबन 15 किलोमीटर या 15 मील समझ लें दूर था। ठीक है, तो अब ये जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, क्योंकि इनका बेसिक मकसद तो ये है कि वो पाकिस्तान को और चाइना को तंग करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करे। तो इन्होंने जो है वो एक सड़क बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था जो वो लद्दाख से, लद्दाख के से जाती हैं जी, वो गिलगित बल्तिस्तान के उसके नजदीक जाके रोके, ताकि क्योंकि ये एक तो इन्होंने गिलगित, पिछले दिनों में आपको पता है जिस तरह इन्होंने बहुत सारे और, यानी मैं नेपाल की बात की, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी एक नक्शा बना के दिखाया कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी वो दिखा रहे हैं कि यानी ये तो एक्चुअली राय साहब ये नाइव, ये बेवकूफ आदमी है, अनपढ़ आदमी का इलेक्ट होना, यानी मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बात नहीं करना चाहता हूँ ऐसी, यानी जो हिंदू की बेटी है वो भी हमारी बेटियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं देख रहा था एक वीडियो आज कल गुज़िश्ता, मैं आपको भेज सकता हूँ, वो एक बच्ची है, उसको कुत्ते के साथ जो है उसको शादी उसकी करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, काफी अरसे से सर्कुलेट हो गई है। हाँ जी, हो गई। तो वो यानी वो जो लोग काऊ मूत्र, गाय मूत्र, गाय का पेशाब, गाय का पू जो है वो खा के वो समझते हैं कि मैं सर चले ये थोड़ा सा रिलीजियस हो जाएगा, मैं उस तरफ अपने आप को नहीं लेकर जाना चाहूंगा, मगर मैं तो फिर ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वापस लेके आता हूँ। देखिए, वो उन लोगों की जो सोच है, जो दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, मैं रिलीजियस नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो लोग जो गवर्नमेंट में हैं वो समझते थे कि हम जनाब ये पहाड़ काट के ये जो, क्योंकि ये कश्मीर के ऊपर हमने नक्शे में डाल दिया है तो हम जाहिर है वहां पे भी जा सकते हैं। तो वहां उन्होंने जाने की कोशिश की, चाइना ने जो है वो रिबसली उनको जवाब नहीं दिया, बल्कि तकरीबन 35-36 किलोमीटर वो जो लद्दाख का जो एरिया है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इस वक्त उनके वो जो ओपोजिशन लीडर है उन्होंने भी यही कहा है कि इस वक्त जो मोदी है वो क्या सो रहे हैं, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बात आती है उस वक्त बहुत ज्यादा वो बात कर रहे थे, मगर जब इस वक्त चाइना ने काफी ज्यादा हिस्सा, जैसे आपने बताया, कि कब्जे में ले लिया, तो इस वक्त मोदी खामोश बैठे हुए हैं। मगर सर इससे ये बात तो आपके जो तजिए से है, एक चीज तो वाज़ेह हो रही है कि चाइना जो है वो अपने सी पैक को बचाने के लिए आ रहा है, उसका कश्मीर को बचाने या कश्मीरी अवाम की जो हमारे उधर 4 अगस्त 2019 से 6 अगस्त 2019 से लॉकडाउन के अंदर हैं,
और तकलीफों के अंदर हैं, उनको बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं उनकी तकलीफ है, उसके लिए नहीं आ रहा है, वो अपने सी पैक के लिए आ रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? राय साहब, ये कभी भी ना सोचें कि कोई और मुल्क आके कश्मीर को आजाद करवाएगा, नहीं, या ना ही ये सोचें कि पाकिस्तान के लिए कोई जंग लड़ेगा। वो बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहा है। पहले भी जो उनकी जंग हुई थी, ये अलग बात है कि उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क है, उनकी सपोर्ट करेगा, और उनको ये पता है कि कश्मीरी भी उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो कश्मीर को आजाद करवाने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा। ये ख्वाब देखना छोड़ दें। वो तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुसलमान मुल्क जो बड़े बड़े नारे और दावे करके जनाब वो जो यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया, ईरान से लेकर जो पूरे मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, उन्होंने तो कंडेमनेशंस तक भी फुली, आपको पता है कि 5 अगस्त के बाद, आप कह रहे 5 अगस्त से भी पहले हुआ था ये। एक्चुअली आपको याद होगा कि एंड ऑफ जुलाई जब उन्होंने थी वहां पे और बोले थे और ये कहा था कि यहाँ पे कोई इमिनेंट थ्रेट है और वो तो पहले भी 7 लाख फौज तो उनकी पहले भी मौजूद थी, फिर 1-1.5 लाख और भेज के लोगों को और अप्रेस किया। तो यानी मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता हूँ कि चाइना जो है वो अपनी फौज वहां पे कश्मीर को आजाद करवा। लेकिन हमेशा आप जब भी देखें ना, तो दुनिया में ऐसे वाकयात पैदा हो जाते हैं कि जब जंग कहीं और हो, आजादी किसी और को मिल जाती है। आपको अगर सोवियत यूनियन जो है उसकी जंग प्रॉक्सी जंग ही अमेरिकन और नेटो की थी अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि असल में तो लड़ी तालिबान ने और पाकिस्तान ने लड़ी थी वो, और वो यहाँ पे, लेकिन क्योंकि सोवियत यूनियन डिस्ट्रॉय हुआ अफगानिस्तान के अंदर, तो ईस्टर्न यूरोप के जो ममालिक थे उन्होंने आज़ादी ले ली, सेंट्रल एशिया के लोग जो थे उन्होंने आज़ादी ले ली। तो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, अल्लाह करे कि ये जंग बन जाए, लेकिन ये जंग बनेगी नहीं, क्योंकि मोदी साहब की जो मैंने बात की है वो बुज़दिल आदमी है। वो बुज़दिल आदमी है। और ये जो स्पेशली जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिन लोगों का, वो क्योंकि इन्होंने गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो हुकूमत की है वो सिर्फ एंटी मुस्लिम फीलिंग और जो गरीब है, जो कमजोर है, उसकी पिटाई करना उन्होंने। फिर आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने मीडिया के लोग, उनके अपने इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, उनको उन्होंने, आपने देखा कि उनकी जुडिशरी, यानी हर किसी को या तो उनके चेहरे के ऊपर उन्होंने काली स्याही फेंकी, जूते मारे, जो कि यानी कि इंडिया का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज था, जो कि बहुत अच्छा इमेज था, जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब रह रहे थे, वो मोदी ने आके उसको बिल्कुल रिवर्ट कर दिया। मैं कहूँगा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। मोदी की जो टीम है उसमें अमित शाह है, उसमें वो जो इसका एडवाइजर है, ये सारे मिलके जितने, और फिर एक्चुअली बीजेपी भी इतनी शायद बुरी तो है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आरएसएस के जो एलिमेंट, शिवसेना के जो एलिमेंट्स, वो एक्चुअल गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो क्योंकि इस फैंटेसी में रहते हैं, और उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, और ये उन्होंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो बड़ा स्ट्रांग है, कोई शक नहीं, कभी उनको हजम हुआ ही नहीं है। तो जैसे 6 अगस्त को एक ये यानी कि जुलाई से तो शुरू हुआ, अगस्त में आके इन्होंने कानून पास किया और सारा कुछ हुआ। उसके बाद से अब तक, जैसे मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में 1-2 बार बात की, तो मेरे जैसा शख्स, हम जैसे लेमैन, जो आप जैसा विजडम तो हमारे पास नहीं होता, तो हमारे जहन में था कि जैसे ये कश्मीर बस हाथ से चला गया। और पिछले दिनों एक वो मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान का भी एक छोटा सा प्रोग्राम के अंदर क्लिप आया था कि लगता है कि ये जो कश्मीर है, इस दौर तारीख में लिखा जाएगा कि इस दौर में हमारी शहरक को
इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया। मगर ये जो मौजूदा लद्दाख का वाकया हुआ है, इससे और जैसे आज आपसे बात करके ये महसूस हो रहा है कि नहीं, ये अब कश्मीर का मसला सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। ये बात दुरुस्त है, और लगता है कि आप समझते हैं कि 5-10 साल के अंदर या तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा या कम से कम इंडिपेंडेंट इतना हो जाएगा कि वो इंडियन प्रोसिक्यूशन जो है उससे आज़ाद हो जाएगा। मैं राय साहब कोई टाइम फ्रेम नहीं देना चाहता हूं कि इतने अरसे के बाद, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इंडिया जिस रास्ते पे निकला है, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट का जो रास्ता है, ये इंडिया तोड़ने वाला रास्ता है। और क्योंकि नेपाल हो, बांग्लादेश, जो मुजीबुर रहमान साहब और शेख हसीना जो हमेशा हिंदुस्तान के, और आपको पता है सारी, मैं बांग्लादेशी अपने बहन भाइयों को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, मैं बांग्लादेश भी जाता रहा हूँ, लेकिन वो जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ प्यार करते थे, तो अब ये CAA की वजह से बांग्लादेश भी नाराज है, नेपाल भी नाराज है, पाकिस्तान के साथ तो वो पंगे लेते ही रहते हैं। और आज भी आपने, मेरे ख्याल में रात को मैंने ट्वीट किया था, जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बयान दिया था, चाइना जो है वो तो अंदर, वो ये घुस के जाके मारने वाले घुस के जाके मार खा के चुप हो गए हैं। और बार बार अगर मेरे ट्वीट और 3-4 CJ के और लोगों के जो वो प्रोफेसर साहब हैं, उनके ट्वीट्स अगर आप देखते जाएं, तो उसमें वाज़िया तौर पे है कि ये इन्होंने बड़ा एक मसला किया था अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि हम चाइना के साथ नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं, हमारा एक कोर कमांडर जनरल जा रहा है और वहां पे जाके उनको बताएंगे कि ये गैर कानूनी है। इन्होंने चाइना के खिलाफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, दूसरी जगहों पे अपनी जो है वो डेलीगेशंस भेजने का, डिप्लोमेटिक का कू करने का सारा कुछ किया, लेकिन वो नहीं कर सके। अब क्या है, अमेरिका को सूट भी करता है क्योंकि वो साउथ चाइना सी में जो टेंशन बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 बड़े जहाज वहां पे भेज दिए हैं। हिंदुस्तान इस खुशी में है मोदी साहब कि चलो यानी राम राम राम, अगर उनकी जंग वहां पे शुरू होती है, भाई अमेरिका तो दूर रह जाएगा, हिंदुस्तान नजदीक में है। और वो अगर लड़ाई चाइना के साथ होगी तो चाइना के पास इतना मटेरियल है कि वहां पे बीजिंग में बैठे जनाब वो बटन दबाते रहेंगे, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। हिंदुस्तान ये ना मगर मैं ये कहूंगा कि शायद एक तो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है 4:20 पे, हमने इसको इस सेक्शन को अपने खत्म करना है। इस चपकली और लड़ाई के अंदर मैं इंडिया और सब लोगों से कहना चाहूंगा कि हमेशा जो लड़ाई होती है वो कौमों को नुकसान ही पहुंचाती है। हम तो चाहते हैं कि इस सोल्यूशन को, जैसे यूरोप के अंदर बरतानिया, फ्रांस और इन लोगों के अपने मसाइल थे, इन्होंने नेगोशिएशन से इसको हल किया और लोगों को एक आज़ादी दी, लोग अच्छे तरीके से इस इलाके ने तरक्की की। अब हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, कई आप शक्लें देखें तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन हो वो एक डायलॉग के जरिए हल हो जाए, और हमारे कश्मीरी भाइयों को जो कि बहुत पिछले 70 साल से इस जुल्म को सह रहे हैं, उसको वो आज़ादी मिल जाए। सर, आखिरी 1 मिनट में आप जो कोरोना वायरस के ऊपर सिचुएशन है पाकिस्तान के ऊपर, आपको पैगाम देना चाहें सर। ये जो बात पहले आपने की है, हम सारे अमन चाहते हैं और हम सारे चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो, लेकिन जब तक उनकी फैशिस्ट गवर्नमेंट होगी ये अमन हो नहीं सकता, ये ख्वाहिश रहेगी। बिल्कुल। जो कोरोना वायरस पाकिस्तान में बड़ा डेंजरसली फैल रहा है, और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब के जो पहले ये डिसमिसल था जी कि ये जुकाम है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें जो है वो 1.6 बंदे मरेंगे और 1.3 मुझे पता नहीं कि वो कैसे। तो वो जो उनका मैसेज जो है वो कंफ्यूज मैसेज था। अब क्या है कि पाकिस्तान में कॉम्प्लिकेशंस जो दुनिया भर में और कहीं नहीं है, वहां पे एक तो पीर हजरात हैं और ये जाहिल किस्म के जो रिलीजियस लीडर बने हुए हैं, फिर जाहिल डॉक्टर जो लिखते हैं। मैं आपको बताऊं, वहां पे जो ये होते हैं ना कंपाउंडर जिसको कहते हैं, वो डॉक्टर होता है, वो भी डॉक्टर लिखता है।
ये जो उसको डंगर डॉक्टर डंगर जिसको डॉक्टर। कहते हैं वो एनिमल वाला वो भी डॉक्टर लिखता है अब, और पीएचडी वाले और वैसे भी डॉक्टर कई हाँ जी। लोग जो है वो अपना वैसे लिख दिया। तो पाकिस्तान में कानून ही नहीं है कि जो आपको हाँ, स्टॉप करे। उन एग्जैक्टली। लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कि जी उन्होंने जी। कहा जी कि ये आजकल एक फेक खबर आ रही है कि WHO ने कहा जी कि हमसे गलती हो गई थी, ये कोरोना वायरस जो है ये कोई डेंजरस नहीं है, ये बिल्कुल जी फैलता नहीं है। जी जी। और इस किस्म की जो कंस्पिरेसी थीरीज हैं पाकिस्तान में ज्यादा फैलती हैं। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, वरना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अमवात का जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और ये कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल है। बड़ी सर थैंक यू, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में सर हिस्सा लेने का। और इंशाल्लाह ताला कश्मीर इशू और इसी किस्म के दूसरे इश्यूज के ऊपर फिर आपको सर प्रोग्राम में लेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। और अब मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं डॉक्टर इमरान गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सर कैसे हैं जितने आप? प्रोग्राम आपसे इस चीज़ के ऊपर हुए हैं और इस सदका जारिया को हमने किया, यकीन करो मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है और ऑनलाइन लाइव कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को कायम दायम रखे सर। सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगा कि आपका तारुफ मैं करवाऊँ। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा आप अपना तारुफ खुद करवाएं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम जो हमारा होगा ये पाकिस्तान के अंदर स्पेशली लोग देखेंगे। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को हम जैसे हमने पहला प्रोग्राम आज से 3 माह पहले मार्च के अंदर किया था, उस हिसाब से करें, ताकि हमारे पाकिस्तानी लोग जो इस वक्त उस प्रोग्राम को देखें वो समझ सकें कि ये इसकी कितनी स्टेजेस हैं और हम इस चीज़ को अब भी, बेशक उधर वो फैल गया है, हम इस चीज़ को अब भी अपना कैसे रोक सकते हैं। थोड़ा सा तो बता देता हूँ अपने लिसनर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए कि ये जो डॉक्टर इमरान गौहर साहब हैं ये एक जीपी हैं और वहाँ पर जो इनका फर्स्ट कांटेक्ट कोविड सेंटर के जो मरीज होते हैं उनको भी देखते हैं और फिर वो रिकमेंड करते हैं कि आइदर दे हैव टू गो इनटू द हॉस्पिटल और नॉट। थोड़ा सा तारुफ डॉक्टर साहब अपने मुंह से आप खुद भी करवा दें, क्योंकि मैं एक मेडिकल का डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मैं क्या बताऊँ आपके मुताबिक। ओके, सो मेरा नाम डॉक्टर इमरान गौहर है और मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ वेस्ट एसेक्स में एंड पिछले लास्ट 3 महीने से कोरोना के कम्युनिटी में इलाज और तशहीर पे काम कर रहा हूँ, लोकली भी और मीडिया में भी और टीवी में भी और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ पे एक हॉट क्लिनिक कम्युनिटी में रन कर रहे हैं जो कि अभी तो काफ़ी बिजी नहीं है सिंस अप्रैल। उसमें हम पेशेंट्स जो कि पॉसिबल कोरोना पेशेंट्स होते थे उनको हम आइदर एडवाइस करते थे फ़ोन पे या उनको अपने सेंटर्स में देखते भी थे और रेकमेंड करते थे कि उनको आइदर हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। So basically we were dealing with the 80 to 90% of cases in the community of coronavirus or the people of जो किसी को coronavirus के signs and symptoms थे उनको और क्योंकि जो बेसिक इशू कोरोना वायरस में ये होता था कि आइदर पेशेंट नीड टू स्टे एट होम या उनको घर में रहना है या उनको हॉस्पिटल भेजना है, तो उनकी क्विक असेसमेंट करते थे हम और उनको हॉस्पिटल या घर में भेजने का मशवरा देते थे। अभी तो हम बहुत कम बिजी हो गए हैं। आज मैं देखने से आ रहा था, पहले आज 32 डेथ हुई हैं यूके के अंदर लास्ट 24 आवर्स के अंदर, तो माशाल्लाह यूके के अंदर सिचुएशन जो है काफ़ी अच्छी हो गई है। अब सर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन मैं करूँगा कि आप बताएं सिम्टम्स क्या होते हैं कोरोना वायरस के आजकल। फिर वही बड़ी बेसिक चीज़ें बहुत लोगों ने पहले भी सुना होगा, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि बुखार का होना, गले में दर्द का होना, नज़ला, ज़ुकाम या नई खांसी का होना, बाज़ दफ़ा बाज़ लोग उससे स्नीजिंग भी होती है, सर में दर्द का होना, नया जिस्म में दर्द का होना, सांस में तकलीफ और सूंघने की सलाहियत में कमी भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स में आता है। ठीक है। सिम्टम है, लेकिन बाज़ लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं आते जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं या साइलेंट कैरियर्स भी कहते हैं, जो खामोशी से कोरोना वायरस को कैरी करते हैं बगैर किसी जाने में।
अच्छा, ये एक तो ये अभी आपने क्योंकि साइलेंट कैरियर्स का कहा है, तो एक वीडियो आजकल आ रही है, उसके ऊपर सिर्फ विद इन 20 सेकंड्स आपने यस और नो कर देना है। वो जैसे भी लॉर्ड नज़ीर साहब भी उस वीडियो का जिक्र कर रहे थे कि देखें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक चल रही है कि WHO ने डिसऑन कर दिया है। वो एक वीडियो आपको मैंने कल शेयर भी की थी कि सिस्टमेटिक जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट वाली, हाँ। हाँ जी, कि वे जो जिनकी सिम्टम्स इतने ज़ाहिर नहीं होते, वो कैरियर नहीं है, वो उससे कोरोना वायरस लगने का चांस नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं कि ये सही है या गलत है? देखिए, इस वक्त तक तो हम यूके में जो गाइडलाइंस हैं वो इस तरह की कोई नहीं है। हुँ, हम अगर कोई शख्स साइलेंट कैरियर है, वो कम बैक एज ए पॉजिटिव हुँ, कोविड, तो हम उसको हुँ, वही 14 डेज की सेल्फ आइसोलेशन का मशवरा दे रहे हैं। मुझे हुँ, फ्यूचर का नहीं पता, ज़ाहिर हुँ, है कोविड इज़ ए न्यू वायरस, हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतियातन इस वक्त हमको इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। अगर होना कोई चाहिए। शख्स पॉजिटिव ठीक है है। तो उसको 14 दिन घर पे रहना चाहिए, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। चलें, ये आइसोलेशन का भी तरीका मैं आपसे पूछता हूँ, मगर उससे पहले एक जो क्वेश्चन हमारे लोगों के ज़हन में आता है कि कोई भी बंदा खाँस रहा है, हम जैसे दोस्त अहबाब बैठे हों, तो कोई बंदा खाँस रहा है, तो वो कहता है, "यार, उसके दिल में आ गया कहीं इसको कोरोना तो नहीं है?" हाँ, बिल्कुल, और आना भी चाहिए एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। आजकल जिस तरह से पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस वक़्त जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, हर हुँ, हुँ, इंसान को अपनी एहतियात करनी चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जब बाहर निकलें तो हुँ, मास्क पहनें। देखिए ना, ठीक मैंने है। जैसे कहा कि 80% लोग तो साइलेंट कैरियर, तो आपको कैसे पता कि जो आपके साथ बैठा है या जो खाँस रहा है या छींक रहा है, उसको कोरोना नहीं है। हुँ, हुँ, तो जो प्रिवेंशन है, बचाव का जो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो वायरस निकल रहा है लोगों के हुँ, हुँ, फेस, माउथ से या छींकने से या नाक से, हुँ, उसको कम से कम किया जाए, यानी कि रोका जाए। तो मास्क हुँ, पहनना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग हुँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि साइलेंट कैरियर्स हैं, एटलीस्ट वो तो कम से कम ट्रांसमिट नहीं कर पाएँगे, या जिनको है भी अगर, तो वो भी हुँ, ट्रांसमिट नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी मास्क शख्स को पहने। खाँसी होती है या हुँ, या उसको नज़ला है, ज़ुकाम है आजकल, तो मैं तो कहूँगा कि कोई भी नया नज़ला ज़ुकाम को, जिस तरह कोविड है, उसको कोविड ही समझना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, और एहतियात ठीक। करनी चाहिए। इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि ये फ्लू है या कोई और किस्म का है। उसकी वजह हुँ, ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, हाँ, अगर किसी हुँ, शख्स को हे फ़ीवर वगैरह रेगुलर हर साल होता है, उसको वो टिपिकल सिम्पटम होते हैं, तो वो तो ठीक है। इसीलिए कहा हुँ, जाता है कि अगर नई खाँसी, नया नज़ला, या कोई भी चीज़ नई आपको अगर फ़र्ज़ कीजिए हो रही है, तो उसको हुँ, आप हुँ, कोविड ही समझें एक्चुअली। टेस्ट और इसकी बात तो बाद में है, लेकिन उसको आप कोविड ही समझें और उसके तमाम प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करें, और इसी तरह इसके फैलाव को रोका जा सकता है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि मास्क पहने, तो मास्क पहनने के आप समझते हैं ना कि 2 किस्म के फ़ायदे हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जिसको कोरोना वायरस है, तो वो मास्क पहनने की वजह से वो उसके जरासीम किसी और की तरफ नहीं जाएँगे। और अगर किसी को कोरोना वायरस नहीं है और उसने मास्क पहना हुआ है, तो उसको किसी कोरोना वायरस वाले पेशेंट के उसको जरासीम नहीं आएँगे। तो मास्क पहनने का बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि ड्यूल पर्पज़ हो जाता है, आप कह दें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये देखिए ना, अगर मास्क जो है वो वाइडली लोग पहनेंगे, अगर पूरी कम्युनिटी में सब पहनेंगे, जभी फ़ायदा है। ये नहीं है हुँ, कि 2 आदमी पहने और 4 आदमी नहीं पहने। इसलिए हुँ, मास्क को तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कंपल्सरी करना चाहिए इस वक़्त कोरोना की प्रिवेंशन में, पूरी दुनिया में करना चाहिए, और जहाँ इस वक़्त पीक है वहाँ तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लाइक इन हुँ। पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में। हुँ, 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 हुँ। चलें, बहुत अब सर ये इसके ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर जैसे आपको पता है कि लोग अभी आइसोलेशन और क्वारंटीन और ये वाली चीज़ों के अंदर अभी उनको समझ नहीं आ पा रही है। अब आप क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, मगर फिर भी अगर घर के किसी फ़र्द को कोरोना वायरस के सिम्पटम्स आ जाते हैं, तो आप ज़रा बताएँ इन लोगों को, हमारे पाकिस्तानी बहन और भाइयों को, कि उन्होंने कैसे इसको डील करना है और कैसे आइसोलेट होना है? कितने दिन के लिए उस शख्स को आपने सेपरेट करना है, या क्या पूरी फैमिली आइसोलेट हो जाए? इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो डब्ल्यूएचओ ने बताया और जो आपके तजर्बे से इस वक़्त आपको एक अपना तजर्बा हुआ है पिछले 3 माह के अंदर, तो वो कैसे करना चाहिए? इसको देखिए बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि उलझनों में ना पड़े कि कब शुरू हुँ, हुआ। अक्सर लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान में कि किस दिन शुरू हुआ था, 2 दिन हुँ, पहले शुरू हुआ था, 2 दिन बाद शुरू हुआ था। तो इसके 2 तरीके हैं। या तो अगर आपने टेस्ट करा लिया है और जिस ठीक। दिन आप फ़र्ज़ कीजिए टेस्ट पॉज़िटिव आया है, तो जिस दिन हुँ, आपने टेस्ट कराया है उसको पहला दिन तसव्वुर करें। इस बहस में ठीक, ना पड़े कि आपको ठीक। 4 दिन पहले हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था। और हुँ, अगर आपको टेस्ट कराने के बाद कुछ सिम्पटम्स नहीं होते, तो हुँ, 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन करें। ये बात तो हो गई ठीक है।
टेस्ट वालों की इन्होंने टेस्ट कराए। फर्ज कीजिए आपने टेस्ट नहीं कराया, और जरूरी नहीं है कि हर कोई कोविड में टेस्ट कराए भी, ये भी बहुत समझने की बात है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए आपको टिपिकल सिम्टम्स हो रहे हैं कोविड के, तो आपको चाहिए कि आप फर्ज की टेस्ट नहीं भी करा पा रहे, तो आप सुकून के साथ 14 दिन अपने घर में बैठे, एक रूम में बैठे, जिसमें अगर कोशिश करें कि वो हवादार रूम हो, जहाँ पे एयर की वेंटिलेशन अच्छी हो। अगर आपको सिम्टम्स अगर हल्के फुल्के आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों को हल्के फुल्के सिम्टम होते हैं, लाइक सोर थ्रोट के या सर में दर्द के या गले में खराश के, तो वो लॉजेंजेस, पैरासीटामोल, फ्लूइड वगैरह लें। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन कन्फाइंड रहें इन देयर ओन रूम्स। फर्ज कीजिए कि अगर किसी शख्स को घर में कोरोना वायरस होता है, तो यही एडवाइस घर वालों को भी लागू होती है। तो उनको भी चाहिए कि वो 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन करें। इस बहस में पड़े बगैर कि हम किस दिन उससे कांटेक्ट में आए थे, जिस दिन उस शख्स का पॉजिटिव कोरोना वायरस आता है, वो तो आइसोलेट हो गया, तो वो तो सेफ हो गया, वो होपफुली अगर सही से आइसोलेशन करेगा तो वो किसी को पास नहीं कर सकता फिर आफ्टर 14 डेज। लेकिन जो घर वाले हैं उनको भी एहतियातन चाहिए कि वो 14 दिन की सेल्फ आइसोलेशन कर लें अपने रूम्स में, या जैसे भी मुमकिन हो सके। ज़ाहिर है हर एक घर में इतने कमरे नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी डन सो दैट वो भी 14 दिन के लिए आइसोलेट करें, ताकि इसको आगे ट्रांसमिट नहीं किया सके। दूसरा एक जो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू, सॉरी मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ गया। फर्ज करें जैसे आपने बताया हर घर में इतने कमरे नहीं होते हैं, तो अगर एक कमरे में 2-3 भाई इकट्ठे रह लें तो कोई मसला तो नहीं है? आइडियली ये नहीं होना चाहिए अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आया है तो। उसकी वजह बताता हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, हो सकता है कि खुदा न खास्ता मुझे कोविड हुआ हो और मुझे बहुत ही मामूली से सिम्टम हुए, लेकिन जो मेरे साथ मेरा भाई है, बहन है, या माँ है, या वाइफ है, या बच्चे हैं, लेकिन ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। तो हम देखें, अगर कोविड के बाद घर वालों की सेल्फ आइसोलेशन का मकसद 2 है। एक नंबर ये कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आप 14 दिन तक आप ट्रांसमिट उसके बाद नहीं करेंगे, तो एक नंबर 1। नंबर 2 कि अगर फर्ज कीजिए कि आपको कोविड की इंक्यूबेशन पीरियड भी 7 से 14 दिन तक की होती है, तो वो अगर फर्ज कीजिए कि किसी शख्स को टच हुआ है तो 14 दिन में उसके अलामात आ जाएंगे, तो इसलिए ये पीरियड कहा गया है। तो आपकी बात सही है, ये एक मसला है कि किस तरह सब सेल्फ आइसोलेशन करें, लेकिन आइडियली अकेले ही करनी चाहिए सेल्फ आइसोलेशन, ताकि किसी भी रिस्क से बचा जा सकता है। क्योंकि ये तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है कि फर्ज कीजिए एक शख्स को बहुत माइल्ड या सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन दूसरे को शदीद हो सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अकेले रहें कमरे में। अब उसकी अरेंजमेंट करना, मेरी एडवाइस ये होगी कि सेल्फ आइसोलेशन एक मुकम्मल तन्हाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था, इसकी मिसाल एक हम जैसे इत्काफ करते हैं, उस तरह हो गया है कि आप एक लिमिटेड कांटेक्ट रखते हैं लोगों से आउटसाइड, और हाथों का धोना और तमाम दूसरी चीज़ें जो है उनको फॉलो करें। चलें, ठीक है सर। इसके बाद जैसे अब आपने बताया कि आइसोलेट तो कर रहे हैं, सेपरेट एक कमरे में करें। अब चंद एक लोग इतने ज़्यादा खौफ ज़दा हो गए इस बीमारी से कि वो समझते हैं कि अगर किसी को कोविड-19 लग गया है तो वो तो समझ लें कि मर गया। और फिर उस खौफ की वजह से जिसको कोविड-19 लगा होता है उसकी फैमिली के मेंबर्स भी उसको यानी कि सर्व करने से डरते हैं कि उसको अच्छे तरीके से हम खाना पहुंचा दें, उसके कपड़ों का ध्यान कर लें, बिल्कुल उसके कमरे को, दरवाजे को हम हाथ लगा सकते हैं। कि इस किस्म की सिचुएशन आप बताएं कि इस तरह नहीं है कि वो अगर बीमार हो गया तो आप उसके कमरे के बाहर भी ना जाएं। तो इस तरह से आप बताएं कि लोगों के अंदर से जो खौफ है ना वो निकले किसी तरीके से। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फिर मैं रिपीट करूंगा कि ज़्यादातर लोगों को कोविड एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि कोई ख़तरा नहीं होता और वो बेहतर हो जाता है इससे। ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके घर में खुदा न खास्ता किसी को कोविड पॉजिटिव आता है, तो उम्मीद यही है कि ज़्यादातर वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, यानी कि उसको ज़्यादा सिम्टम नहीं होंगे। इंशाल्लाह वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो चाहिए ये कि उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए, उसकी ग़िज़ा के लिए फल, फ्रूट और हेल्दी फूड या प्रोटीन रिच फूड वगैरह वो खाएँ। अगर आप फर्ज कीजिए किसी का एक कमरा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कमरे में घुस के ही फूड दिया जाए, आप कमरे के बाहर फूड रख सकते हैं, वो दूसरा आदमी ले सकता है। क्योंकि खुदा न खास्ता और तो कोई इशू नहीं है कोविड में, तो दरवाज़ा खोल के वो अपना फूड अंदर ले ले। इसके अलावा वो अपनी जो भी उसकी यूटेंसिल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनको खुद वॉश करके या कोई भी उसके लिए प्रोसीजर आप थैली में डाल के या कोई भी करके आप इस तरह भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई खुदा न खास्ता अगर आप 2 मीटर का फासला रखें और कमरे को बंद रखें,
तो कोई वजह नहीं है कि दूसरे लोगों को ये लगेगा। तो इसलिए आई थिंक लोगों में एक ये जो डर है, ये डर होना भी चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसी छूत की बीमारी नहीं है कि वो दरवाजे के फाड़ के बाहर निकल आएगी और लोगों को लग जाएगी और सबके सब मर जाएंगे। आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है, वो कोविड में जो सबसे अहम चीज़ आपकी बॉडी में है, वो आपकी अपनी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। यानी कि अगर आप खुद सेहतमंद हैं मेंटली, फिजिकली, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैं इस इम्यूनिटी के ऊपर सर आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर ही एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर एक इंजेक्शन का चला हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देता है, उसके ऊपर भी बात करूंगा, जो वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने पे आऊँगा। अभी देखें कि फ़र्ज़ करें कि मुझे कोविड-19 नहीं है, अपने पाकिस्तानी भाई हमारे पाकिस्तान में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग मिक्स हो रहे हैं। तो मुझे जब मैं बाहर जाता हूँ, मैंने मास्क पहन लिया है, सारा कुछ कर लिया है, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे घर के अंदर दाखिल होकर कौन-कौन से मेजर्स उठाने चाहिए ताकि मैं अपने आप को इस बीमारी से प्रिवेंट कर सकूं और घर वालों को भी प्रिवेंट कर सकूं जब मैं घर से बाहर आऊँ, सबसे बाहर पहले से तो घर ये आऊँ। जी, तो बाहर से फ़र्ज़ कीजिए, पहले बात तो मैं थोड़ा-सा एक इसका एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ। हर जी, शख्स को चाहिए, स्पेशली जो सिचुएशन सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान या इंडिया में, उसमें कि वो अपना एक बबल बनाएँ। बबल से मुराद यानी कि ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल से मिलें, जो 4-5, एक तो घर के अफ़राद हो गए। इसके अलावा 1-2 शख्स कम से कम लोगों से राब्ता रखें, ताकि ठीक आपको है, पता हो कि मैं किन लोगों से मिल रहा हूँ। जिनसे भी ठीक मिलें, है। कोशिश करें 2 से मीटर या एटलीस्ट 2 मीटर यानी कि 6 फीट बनता है, उसका डिस्टेंस रखें। मास्क ज़रूर पहनें, मेक श्योर करें घर से निकलते हुए हाथ को धोएँ, घर में ठीक दाखिल होके हाथ को धोएँ, साथ में हैंड सैनिटाइज़र को कैरी करें अपने साथ। छींक या खाँसी आती है, तो टिश्यू का इस्तेमाल करें और उस टिश्यू को डिस्पोज़ ऑफ प्रॉपर्ली करें। फ़र्ज़ कीजिए टिश्यू अवेलेबल नहीं है, तो हाथ रखने की जगह अपने कोहनियों को रखें, ताकि बिल्कुल। खाँसी जो है वो उसके आपकी चीज़ें सबसे जो फैले ना एयर में। तो ये तो बड़ी कॉमन आई थिंक लोगों को पता भी है, हर जगह आ रहा है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो करें। घर में आने के बाद जो आपके घर के लोग हैं, वो तो एक आपका छोटा-सा बबल है। वो आपका एक्सपोज़र तो अल्टीमेटली इसी तरह हर शख्स जो है घर का अगर एहतियात करे और वो लोगों से मिलने में और सर्टेन लोगों से मिले, ज़्यादा लोगों से बिला वजह ना मिले, तो कोई वजह नहीं है कि आप चीज़ों को कंटेन कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं अगर 2-4 लोगों से मिल रहा हूँ और वो लोग जो हैं वो भी सेफ हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हर एक को अपना ख्याल रखना है इस वक्त। मेक श्योर करें कि हर शख्स जिससे आप मिल रहे हैं वो आप बहुत इत्मीनान से मिलें, कि आपको पता है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है। एक शख्स जिसके आपको पता है कि 50 लोगों से मिल रहा है, उससे तो आप बहुत ही दूर रहें अपने आप। मैं किसी के डरा नहीं रहा, लेकिन आई थिंक यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। आपको अपने ख्याल खुद रखना होगा, वरना ये होगा कि ये वायरस इसी तरह फैलता रहेगा जिस तरह ये फैल रहा है सब कॉन्टिनेंट में। जैसे आजकल आपने ज़्यादा मिलने वाले लोगों को बताया, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों को, शेख रशीद, शहबाज शरीफ और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको इस वक्त कोरोना वायरस हो गया है। मगर सर जब आप घर के अंदर आते हैं तो क्या आपको, जैसे लोगों में इस वक्त चल रहा है कि आप घर के अंदर दाखिल हों, आप अपने कपड़े बदलें, नहाएं धोएं और फेस को अच्छी तरह साफ करें अगर नहाना है धोना है तो ये करना देखिए, लाजमी है। तो ये आपके एक्सपोजर पे, अगर आप कहीं बाहर निकले हैं और आप लोगों से इतना नहीं मिले हैं, आप फर्ज कीजिए काम करने गए हैं, आपको पता है अपने कमरे में गए हैं, काम किया है और आप वापस उधर से ही आ गए और आपका इतना लोगों से एक्सपोजर नहीं हुआ है, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आप घर में इंटर होते हुए अपने इंटर होते के साथ ही अपने हैंड वॉश वगैरह करें। और मैं अज्यूम करूंगा कि अगर जब बाहर होते हैं तो आपने मास्क पहना होगा। कपड़े ऑब्वियसली चेंज करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हैं और आपको यानी कि बहुत रश था और आप लोगों के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, तो मास्क इसीलिए तो आप, मैं अज्यूम करूंगा कि लोग मास्क पहनेंगे। हैंड सैनिटाइजर चीज़ों को बिला वजह हाथ ना लगाएं। फ़र्ज़ कीजिए अगर कहीं जा रहे हैं, ट्रॉली है या कुछ है, तो उसको अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर से या वाइप्स हैं तो उससे क्लीन कर लें हाथ लगाने से पहले, या खुद ग्लव्स पहन लें और घर में एंटर होते ही ग्लव्स को फेंक दें, सही से डस्टबिन में डालें, हाथ को धो लें। कपड़े अगर बहुत ज़्यादा रश वाली जगह आपको शक होता है तो वो कपड़े चेंज कर लें, और हाथ वगैरह को धो लें जैसे वज़ू में हम करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो दैट वुड बी इनफ फॉर प्रिवेंशन। बाकी हाँ, जिन लोगों का जो ज़ाहिर है डॉक्टर हज़रात हैं, उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है, जो कि लाइक कोविड क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट प्रोटोकॉल है। उनको तो कपड़े वो जहाँ पे काम करते हैं, जैसे हमारा हॉट क्लिनिक था, वहाँ पे हम वही कपड़े चेंज करके, नहा के स्पेशल और पीपीई होती है आपके यहाँ?
अच्छा, एक अब आते हैं कि सर जो हम ग्रोसरी आइटम्स होते हैं और जो दूसरी शॉपिंग होती है, स्पेशली जो ग्रोसरी आइटम्स हम लेकर आते हैं, इसको कैसे डिसइंफेक्ट करें? इसका क्या तरीका है? क्योंकि कहते हैं ना कि उसके ऊपर भी चांसेस होते हैं कि आपके कोरोना वायरस के जर्म्स जो हैं उसके ऊपर पड़े होंगे। देखिए कि सर्फेसेस का ना बहुत ही डिफरेंट सर्फेसेस का डिफरेंट वो है, तो इस बहस में पड़े बगैर मैं सिर्फ लोगों को मशवरा ये दूंगा कि अगर आपको शक हो रहा है तो जैसे फल फ्रूट वगैरह हैं आप उनको धो लें घर लाके, ग्रोसरीज को वाइप कर लें एंटीबैक्टीरियल वाइप से, अगर जैसे कि ऊपर की सतहें हैं उनको वाइप कर लें और उसको बिन में डाल दें। और अगर आपको शक हो रहा है कि ये चीज़ ख़राब है, या फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी भी सामान को जो कि अर्जेंट नहीं है उसको आप यू लीव इट फॉर अ डे और टू, एक दो दिन के लिए छोड़ दें उसको, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको शक है तो वाइप करने में, और अगर धो सकते हैं चीज़ों को तो नॉर्मल जैसे साबुन से धो लीजिए। साबुन सबसे बेस्ट किलर है कोरोना का। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि फल फ्रूट को फर्ज करें सेब लेकर आए तो सेब को थोड़ा सा साबुन लगा के धो लें, हैं जी? या इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर आपको शक है कि सेब को 10 लोगों ने हाथ लगाया होगा वहाँ पे, तो या इसमें कोई हर्ज नहीं है, या तो वाइप या फिर वाइप से वाइप कर लें। मेरे ख्याल में एहतियात ज़रूरी है। अगर आपको ज़रा सा भी किसी बात पे शक होता है तो एब्सोल्युटली यू कैन वाइप इट, अगर फर्ज किया। लेकिन अगर आपके घर में सेब पड़ा हुआ है 3 दिन से, आपको पता है किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो आप नॉर्मल जस्ट धो लें, इट शुड बी फाइन। इट शुड बी फाइन। बाकी तो वो जो वो कुकिंग वाली चीज़ है वो तो वैसे ही इतना ज़्यादा बिल्कुल टेम्परेचर वो होता तो है कि वो तो मर जाएँगी, बिल्कुल। वो तो वैसे ही मर जाएँगी। चलिए अब आप क्या कहते हैं, एक जो सबसे सैडेस्ट पार्ट है इस सारे आई विल से एपिसोड का, वो बंदे की वफ़ात है। और वफ़ात के वक़्त जैसे अब आपको पता है कि हमारे मुसलमान लोग उसको एक सर्टेन तरीके से गुस्ल देते हैं, गुस्ल देने के बाद दफ़नाते हैं, जनाज़ा होता है। तो अब वो वाले जो हमारे तरीके हैं वो हम उनको अपना नहीं पा रहे हैं। तो एक तो ये बताएं कि इसका आसान तरीका क्या है, क्योंकि जब अगर बंदे को हमने बॉक्स के अंदर डॉक्टरों ने डाल के दे दिया है तो क्या अभी भी उससे चांसेस हैं कि वो बंदा डिसइंफेक्ट होगा, दूसरे बंदों को डिसइंफेक्ट करेगा, सॉरी इन्फेक्ट करेगा वो? अगर कोविड की डेथ हुई है तो उसका एक प्रोटोकॉल है जिसमें कि अब यहाँ पे जैसे हम यूके है, यहाँ पे तो हम पूरी तरह से प्रोसीजर, लोगों को गुस्ल भी दिया जा रहा है, और जो ज़ाहिर है एक प्रिवेंटेटिव तौर पे कम लोगों को अलाउ किया जाता है, बहुत ही इमीडिएट फैमिली को अलाउ किया जाता है। जो गुस्ल देने वाले लोग हैं वो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन क्लोथिंग के साथ गुस्ल देते हैं। उसके बाद उस बॉडी को भी उसी एक प्रिवेंटेटिव बैग में डाल के, बॉक्स में डाल के, जो कि प्रिवेंटेटिव है। तो आई थिंक अगर आपके पास मैकेनिज्म है कि जिससे कि आप जैसे कि हम यहाँ आप कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है। हाँ, शुरू में ज़रा ये इशू बहुत हुआ था कि लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे एक सही तरीक़ेकार से सेफ्टी इसको मेजर करते हुए आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ज़ाहिर है उस तरह तो नहीं कर सकते आप कि जैसे पहले करते थे कि फैमिली वाले गुस्ल देना। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर ट्रेन्ड टू, जो लोग गुस्ल दे सकते हैं और उनको जो भी चीज़ें हैं उनको इंतकाल के किया बाद जाए। देखिए जनाजे में कब कब लोगों की शिरकत तो इसलिए रोकी गई है ना कि ताकि लोगों के अंदर भी अगर किसी को कोरोना वायरस हो तो वो दूसरे बंदे को इन्फेक्ट ना कर दे। बिल्कुल, जनाजे पे बिल्कुल। बंदे को आने का और रोकने का मकसद ये है, मगर इसके बॉडी जो डेड बॉडी होती है उससे तो इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है ना। देखें अभी इस वक्त जो ये है ना कि अगर किसी की डेथ हुई है तो आप उनको ये नहीं पता कि कितने दिन तक वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है बॉडी से। तो इसलिए एहतियातन कहा जाता है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो इस बेहतर है कि आप उसको टच ना करें, और टच करें तो सेफ्टी क्लोथिंग के साथ करें। तो ये बेहतर है कि इस बहस में ना ही पड़े कि हम टच करें या ना जाएं। आई नहीं, मैं थिंक जो उसकी बात कर रहा था, वो जो यहाँ पे है वो बड़ी क्लियर है। ताबूत की बात कर रहा था मैं एक्चुअली। और ताबूत आई थिंक लोग उसको भी, वो भी आई थिंक इट्स जो आजकल अब जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो तो अंदर उसके 2-3 लेयर्स हैं, तो जो आउटसाइड वाला है उसको तो वो काफी प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन अगेन बात वही आती है कि प्रिवेंटिव मेजर्स बेहतर हैं। फर्ज कीजिए कि अगर वो जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे प्रोसीजर में उतने रिस्क कम हो जाता है बेसिकली। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं रिस्क बढ़ जाता है। अब ज़ाहिर है जो 4-5 लोग डॉक्टर साहब इस बात को करने का मकसद ये था, और जो पर्टिकुलरली मैंने आपसे ताबूत का पूछा, मकसद ये था कि मैंने एक वीडियो देखी थी कि उसकी मैयत की इतनी बेहुरमती है कि वो उसको ऐसे धकेल के नीचे फेंक रहे हैं
कि वो इतने खौफजदा हुए पड़े हैं। तो मैंने कहा कि ये यानी कि जो बॉक्स अगर डिसइंफेक्ट हो गया भैया, तो उसके अंदर 2-3 लेयर्स के अंदर है, तो वो कोरोना वायरस आपको बाहर आके नहीं पकड़ेगा उसने मैयत के अंदर से कैसे निकलेगा बॉक्स को अगर हमने डिसइंफेक्ट किया हुआ। तो हमें चाहिए कि जो बंदा कोविड-19 से मर जाए, हम उसको उसी एहतराम से, जैसे कि पहले हम लोग दफनाते थे, उसी एहतराम से अच्छे तरीके से कब्र के अंदर उतारें। और उसका जो एक मैयत का, एक हमारे मुसलमान लोग जो दफनाते हैं, एक मैयत का जो हक है, वो उसको हक को अदा करें, जनाजा पढ़ें और प्रॉपर तरीके से उसको लेकर जाएं, रेदर देन कि हम उसको थ्रो ऑफ करें। ये रुकना चाहिए। उसके लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं इस काम में, उनको उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल और सही। ये भी बड़ा, ये ज़ाहिर है वहाँ पे तो ज़्यादातर सोशल सेक्टर ही कर रहा है ये काम, तो उसमें उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अपने आप को कैसे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना भी ख्याल कैसे रखें, फ़र्ज़ कीजिए। लेकिन अगर वो लोग सही तौर पर ट्रेन नहीं है, आई थिंक सारी मैन पावर और एजुकेशन का मसला है, ट्रेनिंग का मसला है। और अगर कुछ लोग ट्रेंड हैं, उनको पता है कि कोविड के पेशेंट जिनकी डेथ हो गई उनको हैंडल किस तरह से करना है, किस जगह नहलाना है, इसलिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अगर ये सब है तो फिर मेरे ख्याल में, और इसलिए इसमें थोड़ा सा जो लोग इन चीज़ों से मुंसलिक हैं, डेड बॉडीज़ की नहलाने धुलाने से, इसमें उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट ईजी बट आई थिंक दैट कैन प्रिवेंट ये जो जितनी काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं इसको हल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेडिकल टर्म्स की तरफ आएंगे, जिसको मैं कहूँगा मिथ भी कह लें हमारे, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एक 2 रुपए की चीज़ है वो इस वक्त 2000 की हो गई है और एक एक बड़ा अफसोसनाक है कि हम मुसलमान लोग हैं और आई डोंट नो, फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। फिर इसको मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहता कि एक तो ये बताएं कि ये जो क्लोरोक्विन की ट्रीटमेंट है, क्या अब 3 माह गुजरने के बाद जब हम यूके के अंदर से लोग इसको देख भी चुके हैं, तो क्या इसका कोई स्टडी आई है कि ये इफेक्टिव है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपने, और मैं इस पे बिल्कुल सिर्फ क्लोरोक्विन नहीं, मैं कुछ और चीज़ों के बारे में भी क्लैरिफाई कर दूं लोगों को, और इस बहस से बचा जाना वो चाहिए। मैं 1 बाय 1 आऊँगा, वो मेरे पास पूरी लिस्ट है इस वक्त। हाँ, नहीं, मुझे मैं भी आपको कुछ बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में स्टडीज बहुत जगह कंट्रीज में आई थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं आया है ऐसा कि जिसमें यूज की गई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जिसमें नहीं यूज की गई है उसमें कोई फर्क है। मैं बल्कि लोगों को मशवरा दूंगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है एंड इट्स इम्यूनोसप्रेसेंट एक्चुअली। और ये अगर फर्ज करें कोविड का पेशेंट यूज करता है तो उसमें बल्कि उसकी जो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको वो कम कर देती है। तो जो उसका जो नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म है जिससे कि उसकी बॉडी फाइट करती है इस वायरस के खिलाफ, आप उसको भी डैमेज करते हैं बेसिकली खामखा के लिए। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊंगा कि खुदारा इसको ना यूज़ करें। ये इस मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। हम इन चीज़ों में यूज़ करते हैं रोमेटोलॉजी में या दूसरी मेडिकेशन में, जिसके में हम मॉनिटर करते हैं इस ड्रग को, और ये इनिशिएट होती है सेकेंडरी केयर से और उसको हम बड़ा स्ट्रांगली मॉनिटर करते हैं ब्लड टेस्ट के और दूसरी चीज़ों के हिसाब से। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये मेडिकेशन काम करती है। तो इसलिए किसी भी ड्रग को जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट ड्रग प्रेडनिसोलोन और स्टेरॉइड है, डिफरेंट नामों से जो आती है, वो भी मैंने सुना है काफ़ी लोग दे रहे हैं। प्लीज़ खुदारा इसको इस्तेमाल ना करें। इसमें होगा ये कि किसी को नॉर्मल कोविड होता है और वो स्टेरॉइड वगैरह लेना शुरू कर देता है तो उसकी इम्यूनिटी फिर कम, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। याद रखें, कोविड में कोई चीज़ अगर फाइट करती है या लड़ती है इससे, तो वो आपकी अपनी बॉडी है। आपकी अपनी बॉडी सेहतमंद होगी, आप अपनी अच्छी ग़िज़ा खा रहे होंगे, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, तो कोई वजह नहीं है आपसे आसानी से रिकवर हो जाए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कोविड का अटैक हुआ है और आप अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को खुद ही, अपनी फोर्सेस को खुद ही कम कर दें, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी एक्चुअली। तो मैं बड़ा स्ट्रांगली लोगों को बोलूँगा कि जितनी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हैं, इंक्लूडिंग प्रेडनिसोलोन, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सबको अवॉइड करें। आप दवाइयों का नाम ले रहे हैं तो एक डॉक्टर साहब जो उन्होंने छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई, उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया था पाकिस्तान के अंदर, तो वो बता रहे थे कि आप रूटीन के अंदर अगर आपका गला खराब हो गया है और ये आप बेशक आपको अभी पता नहीं है ये कोरोना है कि नहीं है, तो आप अज़िथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर दें। देखिए, एंटीबायोटिक मैं कहता हूँ चलें, अगर आप एंटीबायोटिक ले भी लेते हैं तो ये कम से कम स्टेरॉइड वगैरह से तो बेहतर है। एंटीबायोटिक कभी एंटीबायोटिक कोविड का इलाज नहीं है, वायरस का इलाज नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ कीजिए कि सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाता है या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उससे आप बच सकते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और आपने कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक कर लिया, तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
जो बहुत बड़ा इशू है वो है ये जो आप दूसरी मेडिकेशन नेबुलाइजर लोग यूज कर जी। रहे हैं, स्टेरॉइड इनहेलर्स यूज कर रहे हैं, तो उनसे बचाव का है। आइडियली एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक इलाज है कि अगर फर्ज कीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए कोरोना के दौरान, उसको उससे बचा जा सकता है। वो चले, मैं उसमें इतना वो नहीं करता, चले लेकिन जो चले एक और चीज जो डॉक्टर साहब अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और एक कहते हैं इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए कोई टीका मिलता है, आई डोंट नो। और वो टीका पहले पाकिस्तान के अंदर आई थिंक बोश कंपनी थी या कोई है इस तरह की, वो 3,000 रुपये का टीका मिलता था, और वो ब्लैक में 5 से 6 लाख का टीका हो गया वो। और वो रिसेंटली मेरे दोस्त हैं, उनका कल भाई की डेथ हुई, फिर यहाँ यूके के अंदर उनका अफसोस करने गया, वो पाकिस्तान के अंदर डेथ हुई, और बड़ी अफसोसनाक तरीके से डेथ हुई उनकी, कि रात को हॉस्पिटल में बिजली चली गई और उनका फिर वो ऑक्सीजन मिलना उनको बंद हो गई। ऑक्सीजन जब मिलना बंद हुई है तो वो जो उनका लेवल था, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हुआ और उनकी वो डेथ हो गई। उसके आगे भी एक और कहानी है कि बेहिसी की इंतहा है, वो इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताऊंगा कि इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं रहा है कि मरते हुए भी हम लोग अपने पैसे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वो एक टीका है, कहते हैं कि वो टीका इम्यूनाइजेशन बढ़ाता है, और वो टीका इस वक्त पाकिस्तान में 6 लाख का मिल रहा है। कुछ ये बताएं लोगों को कि यार इस टीके से जान छूट जाए लोगों की। बकवास है ये बिल्कुल, इसमें किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए कि कोई टीका जो है वो इम्यूनाइजेशन, अगर इसका इलाज हो जाए इस तरह से तो फिर तो उस दुनिया में कोई मसला ख़त्म हो जाएगा। कोई ऐसा टीका नहीं है जो कि इस वक्त कोरोना का इलाज है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोरोना का इलाज वाहिद यही है कि सिम्टोमेटिक केयर करें, अपना ख्याल रखें, सही से खाएं पिएं, वर्जिश करें, सांस की एक्सरसाइज करें। हाँ, ऑक्सीजन, अगर फ़र्ज़ कीजिए ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 92 या 91 से नीचे आता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, सांस में तकलीफ के साथ ऑक्सीजन का रोल है, आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, उससे कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन नेबुलाइजर का कोई रोल नहीं है और कोई टीका नहीं है। ये सब बकवास है। इवन प्लाज्मा का रोल भी जो है वो बड़ा ही क्वेश्चनेबल है। हर जगह प्लाज्मा की बात हो रही है वहाँ पे, प्लाज्मा का रोल भी कोई एविडेंस बेस नहीं है कि प्लाज्मा से इलाज हो जाता है, और ये बड़ा ही लिमिटेडली यूज हुआ है। 5 लाख की प्लाज्मा की एक बोतल देने लग गए हैं, वो भी बेचने लग गए हैं। देखिए, रिस्क फैक्टर प्लाज्मा में बहुत ज्यादा ये है कि हम जिस तरह कर रहे हैं, आई डोंट नो स्क्रीनिंग कैसी हो रही है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी है और दूसरी बीमारियां हैं। प्लाज्मा का कोई ऐसा खास एविडेंस पूरी दुनिया है, यूके में तो एटलीस्ट नहीं है, और उसको लगाने से मुझे नहीं पता कि क्या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। चाइना में दूसरी जगह पर ट्रायल हुए हैं। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं। क्या कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी होती है, और उसको रोकने के लिए आप रूटीन में एस्पिरिन यूज करते रहें 75 mg। जैसे कि मैं दिल का मरीज हूँ, मैं पक्की यूज करता हूँ 75 mg रूटीन में। देखिए, आप जो यूज कर रहे हैं ना, वो हार्ट पेशेंट में तो प्रिवेंटिव तौर पे हॉस्पिटल पहले ही लगा देता है, तो उसके लिए आपको वो यू आर नॉट जस्ट यूजिंग फॉर टू प्रिवेंट कोविड। हाँ, अगर कोविड बाकी बिगड़ जाता है और उसकी वो खराब हालत में आ जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है और ये सब, तो उसमें हाँ, उसमें एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स का रोल है। लेकिन अगेन, एस्पिरिन कोई प्रिवेंटिव एविडेंस नहीं है कि एस्पिरिन में लूंगा तो कोविड नहीं होगा। ये भी मिथ है, ये भी बकवास है बिल्कुल, जिस तरह की दूसरी दवाइयां लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, मल्टीविटामिन वगैरह लेते रहें, खाते रहें, एक्सरसाइज करें, खाना सही खाएं, वेट को कंट्रोल रखें, वेट कम करें, एक्सरसाइज वगैरह करें। ये असल जो ट्रीटमेंट है वो यही है। कोई टीका और या कोई इस तरह की चीजें लेने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब, बड़ा 2 मिनट रह गए हैं और बड़ी जल्दी जल्दी हमने ये चीज़ें कवर करनी है। मैंने समझा था कि आज 40 मिनट के अंदर हम कवर कर लेंगे, मगर नहीं हो पाती, हर बार कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। ये जो हम जिंजर टी विद लेमन एंड हनी पीते हैं, ये पीते रहे, कोई नुकसानदेह तो नहीं है, अच्छी है सिम्टम्स वगैरह के लिए इट्स फाइन। आई मीन, ये इसमें कोई, लेकिन ये भी इलाज नहीं है। प्लीज ये देखिए, मैं फिर बता दूं, ये इलाज नहीं है। जो चीजें इम्यूनिटी के लिए, हनी अच्छा है, हनी आप यूज करें, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है उससे। लेकिन ये भी नहीं कि 10 के 10 हनी खा लें और आपको शुगर का मसला दूसरा शुरू हो जाए। मतलब एक मॉडरेशन में, एक नॉर्मल सी चीज़ है, इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी सेहत को अच्छा रखने, ठीक है, रूटीन में कर सकते हैं। और सीना मक्की का ये एक दीनी मामला है, इसको मैं कहूँगा कि मैं तो उसके ऊपर बहस नहीं करता, मगर कहते हैं कि सीना मक्की जो है ये इम्यूनाइजेशन बढ़ाती है, तो इसको भी अगर मंथ में एक बार यूज कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। क्या कहते हैं? मुझे इसका नहीं पता है कि कितना इसका वो है, मुझे नहीं पता इसका। चले प्लाज्मा ट्रीटमेंट का भी सर आपने बता दिया है। इसके अलावा एक और जो
इबोला मेडिसिन है और एड्स की ऊपर जो मेडिसिन यूज हो रही थी, कहते हैं इसकी भी स्टडी कोई आई है कि ये भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल है? नहीं, ये मेडिसिन जो है ना वो कुछ जगहों पे एड्स की कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज हुई हैं कुछ पेशेंट्स में जिनको के आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज हुई हैं आईसीयू में पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन किसी मेडिसिन को भी ये नहीं कहा गया है कि ये इसका इलाज है, एटलीस्ट यूके में तो नहीं है। यूके में जो इलाज था वो सिम्टोमेटिक ही था, तो वो भी कोई इलाज नहीं है। खास के ये इसमें लोगों को मैसेज देने से में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप किसी बिला वजह की मेडिसिन लेने से जो सबसे बड़ा खतरा मुझे लग रहा है वो ये होगा कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को कम कर लेंगे, और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा प्रिजर्व करने की, जिसकी हिफाजत करनी है, वो आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत है बेसिकली। तो कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन लेना, ओवर द काउंटर लेना घबरा के, इट्स अननेसेसरी, लोगों को इस चीज़ का अवॉइड करना चाहिए। चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड में कोई भी आप अगर मैसेज देना चाहते हैं। आई थिंक राइट जगह से राइट इन्फॉर्मेशन लें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेसेस। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में थोड़ी सी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, आई थिंक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और मैं लोगों से, डॉक्टर हजरात से भी अपील करूँगा कि प्लीज़ जो अपने दिमाग में बातें आ रही हैं उनको अपने दिमाग में रखें, ना इसको सोशल मीडिया पे बगैर एविडेंस के दें। उसकी वजह यह है कि लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ इंटरनेट पे पढ़ के आ जाते हैं और वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई मासूम इंसान जो है उसको अमल करेगा और उसको सीरियस हार्म हो सकते हैं। तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दें, बिला वजह की बातों को ना मीडिया पे लाएं। नहीं पता किस चीज़ का तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ बोला जाए। You have to be very responsible in this current situation for everyone. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का, और इंशाल्लाह ताला आपको फिर दोबारा प्रोग्राम में लेंगे। अभी भी चंद के मसले मसाइल वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। फॉर माई लिसनर्स, आज हमारे साथ थे डॉक्टर इमरान गौहर, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में लॉर्ड नज़ीर साहब ने हमारे शिरकत की, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम फिर दोबारा कोरोना के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने दवाइयों का तो काफ़ी ज़्यादा इलाज किया, मगर एक इलाज में छोटा सा आपको बताऊंगा कि हम मुसलमान लोग हैं, तो हमें चाहिए कि एक जो मौलाना तकी उस्मानी साहब की तरफ से एक वजीफ़ा निकला था, अगर उसको हम करते रहें कि आप 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास और 313 मरतबा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ें, जो एक उलमा हजरात को एक ख्वाब आई थी और उस ख्वाब की सूरत में उन्होंने ये बताया, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दिलाएगा। नेक्स्ट वीक हम इसी इशू को लेकर आएंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।